इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मुकाबला में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक आपको बता दें 136 लोगों की आधिकारिक तौर पर जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रायगढ़ के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन गांवों का दौरा किया। ठाकरे अपनी टीम के साथ, यानी मिनिस्टर्स भी उनके साथ थे, गांव में पहुंचे, बर्बाद हुए मकानों को उन्होंने देखा और तबाह हुए लोगों से मुलाकात भी की। लोगों को हेल्प का, मदद का पूरा आश्वासन भी उन्होंने दिया। लेकिन बाढ़ बारिश में फंसी जिंदगियों को बचाने का काम अभी चल ही रहा है कि आसमान से बरस रही इस आफत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला है। अपने ऊपर लग रहे सियासी आरोपों पर उद्धव शांत है। उद्धव ठाकरे की बात पहले आपको सुनाते हैं, क्या कहा उन्होंने। वॉटर मॅनेजमेंट हा प्रकार एक आहे, तर तोही एक विचाराधीन आता आहे, सुरुवात झालेली आहे। त्याच्या बाबतीत सुद्धा आराखडा करून एक जल आराखडा म्हणा पाहिजे, तर की हे जे काही पाणी अचानक वाढतं आणि सगळीकडे होत्याचं नव्हतं करून टाकतं, तर त्याच्यासाठी सुद्धा त्याचं व्यवस्थापन हे करण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा सरकार काम करते। तो आपने सुना, सीएम उद्धव ठाकरे राहत और बचाव की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि महाराष्ट्र में हो रही इन मौत का जिम्मेदार कौन है। इसी मुद्दे पर होगा आज का मुकाबला, बस थोड़ी ही देर में। तो बात महाराष्ट्र की हो रही है। यहां बाढ़ और बारिश से तबाही लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे सरकार आगे कदम उठाने की बात कर रही है। आज शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने सवाल पूछा। एकनाथ शिंदे भी दिलासा देते ही नजर आए। अभी तो निश्चित रूप से सरकार जो मृतक है उनको भी मदद कर रही है। 5 लाख रुपया का जो मदद की राशि है मुख्यमंत्री महोदय जी ने सरकार की ओर से घोषित की है। जो घायल है उनका इलाज सरकार करेगी। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो ऐसे जो स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर है। मैं उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि ऐसे जो स्पॉट है जहां पर जो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं वहां उनको आइडेंटिफाई करके वहां के लोगों को पूरी तरह परमानेंट उनका जो दूसरी जगह रिहैबिलिटेशन होना चाहिए उनका पुनर्वसन करने की योजना निश्चित रूप से राज्य सरकार करेगा, ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। तो महाराष्ट्र में कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है और अब तक अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 136 लोगों की इस वजह से मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई और बीजेपी सीधे सीधे शिवसेना पर हमलावर है, महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। इसी पर आज हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ राम कदम साहब जुड़ रहे हैं, आप विधायक हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। आनंद दुबे प्रवक्ता है शिवसेना से। चरणजीत सिंह सापरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और महेश तापसे हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं अतुल भातखलकर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, ये भी विधायक हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राम कदम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपा रही है कुदरत महाराष्ट्र में, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर सियासत हो रही है। अब तक 136 लोगों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हुई है और रायगढ़ का भी बुरा हाल है, वहां पर भी कितनी सारी मौतें हो गई हैं। लेकिन अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब आज पहुंचे हैं वहां पर रायगढ़ में, उनके साथ एकनाथ शिंदे साहब भी थे, तो वो ये कह रहे हैं कि राहत और बचाव का काम चल रहा है और सहायता राशि देने की भी बात हो रही है। साथ साथ उद्धव ठाकरे साहब ने तो ये भी कहा कि वाटर मैनेजमेंट ही इसका एकमात्र तरीका है। नहीं लगता आपको क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है? हर बार की बात है, जब भी महाराष्ट्र में बारिश होती है तो यही हाल हो जाता है। पंकज जी, समस्या के आरंभ में आपको बता दूं, महाराष्ट्र की भूमि पर और विशेष तौर पर कोंकण में ये तीसरा तबाही का ये मामला है। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी हम इस गंभीर मामले में किसी भी प्रकार की सियासत नहीं चाहते, पर हमें वर्तमान स्थिति में जो जायजा है वो जायजा लेना होगा। और वर्तमान ये बताता है कि विगत 3 तबाहियों के बाद भी महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार की ओर से जिस प्रकार की गंभीरता की अपेक्षा महाराष्ट्र की और देश की जनता कर रही है, दुर्भाग्य से वह दिख नहीं रहा है। 50 घंटे बीत गए। 50 घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों का खाने का सामान पहुंचाना, क्या इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगता है? 1 हफ्ते पूर्व देश के हवामान डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से इस प्रकार की तबाही हो सकती है, यह पूरा महाराष्ट्र सरकार को बताने के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से कौन से इंतजाम किए गए? जब पहला तूफान कोंकण में आया, यहाँ पर 2 प्रवक्ताएं सरकार की ओर से उस परमात्मा को, भगवान को याद करके बताएं
क्या उस तूफान में आपकी सरकार ने जो वादा किया था लोगों को सहायता देने का, ये विगत 1.5 वर्षों में उसे पूरा किया? नहीं किया अब तक पूरा। केवल मात्र दिखावा करने के लिए एक जगह पर जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ है। क्या हुआ कोल्हापुर का, क्या हुआ सांगली का, क्या हुआ चिपळूण का, आगे रत्नागिरी का? वहां वे नहीं गए। पिछले 20 महीने से इनकी सरकार है। 20 महीने में ये बता दे सप्रा जी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्रालय में कितनी बार गए हैं? मुख्यमंत्री उठ करके मंत्रालय जाए, ये कोई खबर है? खबर का हिस्सा बन सकता है? मुख्यमंत्री हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह समय सियासत करने का नहीं है, यह समय लोगों के दुख के साथ खड़े होने का समय है। ठीक। पर जब महाराष्ट्र के सरकार के मुखिया को अपने दफ्तर जाने के लिए विगत 20 महीनों में 10 दिन भी समय नहीं मिला, वे सीएम जब कोकण में तूफान आया उस तूफान में केवल 3 घंटे के लिए जाते हैं। राम कदम जी, आपने अपनी बात कह दी। महाराष्ट्र में यह संकट है, ठीक है। आधे महाराष्ट्र में संकट होने के बावजूद भी केवल एक जगह पर जाकर के हवाई दौरा करके आते हैं जी। महाराष्ट्र की जनता किससे अपेक्षा करे? ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी राम कदम जी। अब जरा मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाता हूं। आनंद दुबे जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, देखिए जो बात राम कदम जी ने उठाई है वही बात अतुल भातखलकर साहब भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने गुरुवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया राज्य सरकार को। बुधवार से लैंडस्लाइड हो रहा था, पीएम ने तत्परता दिखाई, लेकिन घर पर बैठने वाले सीएम ने 24 घंटे बाद केंद्र को मदद के लिए लेटर लिखा। सैकड़ों लोगों की ऐसे में जान चली गई। कौन रिस्पॉन्सिबल है? और जो राम कदम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रायगढ़ जिले में जाकर क्या मुख्यमंत्री ने एक तरह से औपचारिकता निभाई है, बाकी जिलों का क्या होगा, चिपळूण का क्या हुआ, वो तमाम जगहों की बात कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आई। चलिए महेश तापसे जी, जरा मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं, अगर अभी उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछ नहीं, अभी आई। नहीं, अभी आई सर, बताइए क्या सवाल था आपका? आनंद जी अब आपकी आवाज आ रही है शायद, आप बोलिए। बोलिए। नहीं, मैंने आपका सवाल नहीं सुना। जी मेरा सवाल ये था कि अतुल भातखलकर साहब ने ये बात कही, उन्होंने बयान दिया कि पीएम ने गृहमंत्री ने गुरुवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। बुधवार से लैंडस्लाइड हो रहा था, पीएम ने तत्परता दिखाई, लेकिन क्या जो सीएम साहब हैं उन्होंने कहा कि 24 घंटे घर में बैठने वाले, उन्होंने इस 24 घंटे बाद क्यों खत लिखा केंद्र से हेल्प के लिए? और जो राम कदम साहब बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक रायगढ़ जाने से क्या औपचारिकता निभाने के लिए गए बस? पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस समय भी राजनीति बात कर रहे हैं। इस समय तो राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जब आपने देखा कि चक्रवर्ती बादल के तूफान से महाराष्ट्र के कोकण पट्टे पर और गुजरात के तटीय इलाकों पर भारी नुकसान हुआ था, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी केवल गुजरात का दौरा करके हवाई जहाज से ऊपर ही ऊपर चले गए थे। क्या वो 2 पल के लिए महाराष्ट्र की जनता को अपना दुख दर्द बांटने में सहारा नहीं बन सकते थे? मुझे दुख तब होता है और जब केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही गाइडलाइन है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही लोगों से ज्यादा बातचीत करनी है। खुद मोदी जी की पूरी कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करती है, तो क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा है? क्या कोई कैबिनेट की मीटिंग उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ा है? क्या कोई ऐसी गतिविधि जो उद्धव ठाकरे जी न कर पाए हो? देखिए, बयानबाजी करना अलग है, लेकिन यह समय पंकज जी उसका नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी को टारगेट करें, बल्कि समय यह है, आप हमारे आदरणीय विपक्ष हैं, आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र के जो 9 जिले बहुत ही बाढ़ से प्रभावित है, यदि आप हमारे साथ वहां चलते, अपनापन दिखाते कि नहीं केंद्र में हमारी सत्ता है, हम मोदी जी अमित शाह जी से बात करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, उद्धव ठाकरे जी को पूरी मदद करेंगे, तब आपका बड़प्पन महाराष्ट्र की जनता देखती। आप तो एक तरफा हम पर बरस रहे हैं। क्या घर से तो निकले आपकी मुखिया और आपकी सरकार एक कंडीशन बंगले से तो निकले। ये दुख की घड़ी में कोई सियासत नहीं करना चाहता। आनंद जी देखिए, जो बात राम कदम जी कह रहे हैं वही बात अतुल भातखलकर ने कही है। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घर में बैठे बैठे अगर निर्णय लेंगे तो कैसे होगी कैसे होगी मदद? बात सुनिए सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का केवल मात्र 10 सेकंड। राम कदम जी मैं आऊंगा, देखिए अभी मेरे को 2 और पैनलिस्ट के पास भी जाना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। 1 मिनट जरा इनकी बात सुन ले आनंद जी की। गृह मंत्रालय का भी एक आदेश है कि कम से कम संख्या मंत्रालय के अधिकारियों को भीड़ वाली जगह लोग जाएं
ऐसे में महाराष्ट्र नहीं, भारत के अनेक राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सारी बातचीत कर रहे हैं, भीड़ भाड़ न हो उसका प्रयास कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। और रही बात, आज हमारे ऊपर एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है। देखिए, जो हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो समय समय पे हमें आगाज करते हैं। वो कहते हैं रेड अलर्ट, वो कहते हैं येलो अलर्ट, वो कहते हैं ऑरेंज अलर्ट, बट एग्जैक्टली कितना अलर्ट आ जाएगा ये कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता। महेश जी, क्या सिर्फ इसे प्राकृतिक आपदा ही कहें? क्योंकि बीएन पाटिल साहब हैं, कलेक्टर है रत्नागिरी जिले के, अभी नए नए आए हैं वहां पर। उनका यह कहना है कि इंसानों के द्वारा बनाई गई आपदा है। जिस तरह से अतिक्रमण हुआ, जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ नदी के किनारे किनारे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। हम सिर्फ प्राकृतिक आपदा बोलकर क्या इससे छूट सकते हैं? पंकज जी, जो मनुष्य हानि हुई, जो पशु हानि हुई, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर पाएगा। मुझे तो हैरान इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, राम कदम जी, इस समय ऐसी बात ही कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री घर में बैठे। अरे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किस बात का दुख है कि इतनी परेशानियों के बाद? नहीं, वो कह रहे हैं वो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक जिले में गए हैं वो, बाकी जिलों का क्या होगा? पंकज जी, दुख इस बात का है कि 20 महीने हो गए और भारतीय जनता पार्टी बार बार कोशिश करके भी महाराष्ट्र की सरकार को गिरा नहीं पाई। और देश के जनता में जो एक बीच में एक सर्वे हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे जी को 1 नंबर का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। ये वास्तविक दुख का कारण है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को, क्योंकि अभी उद्धव यहाँ पे सरकार गिराने का विषय कहां से आया? सेना मित्र ले रही। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमने, जैसे मैं आपको आज सुबह अजीत दादाजी पवार की पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हर घंटे हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री के साथ हम बात कर रहे हैं। और रक्षा दलों के साथ बात करने के लिए असीम गुप्ता नाम के एक IAS अधिकारी को नोडल ऑफिसर करके यहाँ पे नियुक्त किया गया। नहीं तो आपको आश्वासन मिला ना केंद्र सरकार की तरफ से, या नहीं मिला? आश्वासन, देखिए, मैं बिल्कुल भी इस बारे में ये नहीं कह रहा कि केंद्र शासन की तरफ से आश्वासन नहीं मिला। मैं इस बात पर हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस आपदा की परिस्थिति में राजनीति क्यों कर रही है। आप जाइए ना, मदद कीजिए लोगों को। वहां पे पालक मंत्री अदिति तटकरे रायगढ़ में खड़ी है, वहां मुख्यमंत्री है सुनील तटकरे, और बाकी के आगे अनिल परब है, और भी कोल्हापुर के जयंत पाटिल सांगली में बैठे हैं। यही समय में राजनीति ना करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार आपकी है ना महाराष्ट्र में, या राम कदम जी की सरकार है? आगे तो आपको जाना होगा, आगे तो आपको जाना होगा ना। किसी को आप 2019 में इनकी सरकार थी, तो हमने क्या मदद नहीं करी? हमने क्या फ्लड एंड रिलीफ में काम नहीं किया? हमने क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में काम नहीं किया? पवार साहब ने क्या काम नहीं किया? जयंत पाटिल ने काम नहीं किया? 2019 में तो इनकी सरकार थी। 136 लोगों की मौत हो गई है सर, महेश सर, 136 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए 176 लोगों, 76 लोगों की मौत हुई है, 59 पीपल अनट्रेसेबल है। हम दुआ करते हैं कि वो शायद जल्दी मिल जाए। आज वो कंफर्म जानकारी अधूरी है, 136 लोगों की मौत। ठीक है, असू देना, असू द्या, मी तुम्हाला लेटेस्ट सांगतोय हिंदी में सर, जिन लोगों के प्राण गए, उसके लिए तो देखिए, हम आज तो बहुत ही दर्दनाक बात है, वो बहुत ही दर्दनाक बात। किसी को एक पशु की भी अगर इस प्रकार की आपदा में जान जाती है तो वो भी बहुत दर्दनाक बात है। मेरी विनंती हमारे राम कदम जी से, हमारे अतुल भातखलकर साहब से इतनी है कि इस समय हम यहाँ पे टीवी में बहस करने से अच्छा आप भी हमारे साथ जुट के, हम प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के SDRF से, महाराष्ट्र के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से, या जो आर्थिक सहायता डिपार्टमेंट, उसके माध्यम से किस प्रकार से लोगों की मदद करें, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये कम से कम अच्छी बात आप कर रहे हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा राम कदम जी से। मैं आपके पास आ रहा हूं राम कदम जी, जरा सापरा साहब, एक बार मैं आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, 1 मिनट, शायद हमारे पास से कुछ चीजें छूट गई हो तो बताइए कि सरकार की ये चीजें छूट गई। यार ये क्यों बोल रहे हैं मुख्यमंत्री घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते तो देश का अव्वल नंबर का मुख्यमंत्री का खिताब उनको नहीं मिलता। आप पॉजिटिव बात कीजिए, मेरी विनंती है राम कदम जी से और अतुल भातखलकर जी से। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं राम कदम जी। जरा सापरा साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, नीतीश राणा भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से डिले हुआ है अफेक्टेड एरियाज तक पहुंचने में, उसकी वजह से डेथ टोल जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, और सीएम और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको मर्डर के लिए बुक किया जाना चाहिए। ये ट्वीट किया उन्होंने। सापरा साहब, देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि ये प्राकृतिक आपदा है
और कुदरत का कहर है। कुदरत के कहर के सामने सापरा साहब, कलेक्टर है रत्नागिरी जिले के बीएन पाटिल साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाई गई भी आपदा है। जिस तरह से एनक्रोचमेंट और रिवर के किनारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी एक बड़ी वजह है। पानी रुक जाता है ऐसे में और फिर तेज बहाव के साथ सब कुछ बहा ले जाता है। उन्होंने अगर इस तरह की बात कही है तो उसके ऊपर भी उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 40 वर्षों में पहली बार इतनी बारिश यहां पर हुई है इस क्षेत्र के अंदर, और इसीलिए आपको ये सारी जो तहस नहस चीजें हुई है वो आपको नजर आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी राजनीतिक अवसर देख रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने नेवी को सतर्क किया, आर्मी को वहां पर जाने को कहा, उन्होंने केंद्र शासन से मदद मांगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उन्होंने और जितने भी हमारे महानगर पालिकाएं भी जो है, जो बड़ी महानगर पालिका है, जैसे मुंबई महानगर पालिका है, थाने महानगर पालिका है, नवी मुंबई महानगर पालिका है, वहां के भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग जो है वो कोकण में, सांगली में, कोल्हापुर में वहां पर पहुंचे हैं मदद कार्य करने के लिए। तो कहीं भी महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हटी है, जवाबदारी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रही है। राम कदम जी, किस बात की शिकायत है? वो कह रहे हैं सब कुछ तो हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए थे, ये प्राकृतिक आपदा है, कई सालों बाद इस तरह की आपदा आई है, तो ऐसे में जितना पॉसिबल हो पाया महाआघाड़ी सरकार से वो कर रही है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते। पंकज जी, यहाँ पर 3 लोग सरकार का पक्ष रखने के लिए है और विपक्ष की बात रखने के लिए केवल मात्र मैं हूं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा अधिक समय मिले, विस्तार से बता पाऊं। सबसे प्रथम बिंदु यह है कि 136 लोगों की मौत हुई है। प्राकृतिक आपदा जरूर है, पर प्राकृतिक आपदा आने के बाद तीनों दलों के सरकार की ओर से जो लापरवाही है, क्या इस लापरवाही को हम देश के और महाराष्ट्र की जनता के सामने दुख के स्वरूप में नहीं रखें? इतने लोगों की मौत होती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रायगढ़ छोड़कर अन्य भागों में नहीं जाते। क्या यह दुख के घड़ी में क्या उन्होंने लोगों के बीच में जाना? यह बात यदि हम कहें तो इसमें कौन सी इन्हें सियासत दिखती है? हर दूसरे दिन सरकार गिराने जा रहे, सरकार गिराने जा रहे। ये तुम्हारा घिसा पिटा डायलॉग छोड़ करके थोड़ा सा आगे अपनी रिकॉर्ड बढ़ाए। दूसरा बिंदु, 50 घंटे बीतने के बाद भी लोगों को खाने के पैकेट्स नहीं पहुंचते। पंकज जी, खाने के पैकेट्स पहुंचाना, इसको कौन सा रॉकेट साइंस लगता है? वहां की पानी की बोतलें नहीं पहुंची। सापरा जी जवाब दीजिए, सापरा जी जवाब दीजिए, आपने हाथ उठाया है। 20-20 घंटे के बाद, देखिए ऐसा है, घंटे के बाद मैं जवाब देता हूं ना, प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। पंकज जी 1 मिनट, 20-20 घंटे के बाद प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका कैमरा, अन्य चैनलों के कैमरे और लोगों की बातें आप केवल सुनिए मीडिया पर। अब ये बातें, लोगों की बातें हम यहां पर रखें तो इन्हें इसमें सियासत दिखती है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में 20 महीनों के अंतराल में 10 बार भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात हम लोगों के सामने नहीं पुलंदा लेकर के चैनल पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री मुझे बोलने दीजिए, अभी आपकी बारी हो गई, नहीं आपकी बारी हो गई, आपको समय मिल गया। सरकार की ओर से आप बोल रहे थे, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था भाई। इस विलंब को हमने कितना बोलोगे, वही बात रिपीट कर रहे हो। यह समय वही बातें रिपीट कर रहे हैं। साहब, राम कदम वही पानी नहीं पहुंचा, राहत सामग्री नहीं पहुंची, फूड पैकेट्स तक नहीं पहुंचे, 20-24 घंटे विषय को लेना होगा। देखिए इनके पास में कोई बातें नहीं है करने के लिए। पंकज जी इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए चुप नहीं हो रहे, यानी ये बौखला गए हैं। इनकी बौखलाहट को जरा कम करिए तो मैं उत्तर दूं। मुख्यमंत्री गए हैं, बौखलाहट को कम करिए ना जरा। मजबूरी आप चाहते हैं कि इसी तरह से डिबेट जरा सुन लेते हैं। देखिए आपने अपनी बात कह दी, अब जरा सापरा साहब को सुन लीजिए। सापरा साहब देखिए, उन्होंने सीधा कहा है कि राहत सामग्री नहीं पहुंची, 20-20, 24-24 घंटे तक फूड पैकेट्स नहीं पहुंचे जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए सापरा साहब। बातों को रोक नहीं, देखिए अभी भी बोल रहे हैं जी, अब जरा सुन ले, अभी भी बोल रहे, देखिए ना अपनी बात कह दी। सापरा जी कोई लिमिट है कि नहीं? अच्छा चलिए बोलिए आप सापरा। लोगों ने देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है
ये बिना रुके कुछ ना कुछ बोलते जाना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये डिबेट का रूल नहीं जानते। अच्छा, मेरे ख्याल आप जवाब से। दीजिए ना साहब साहब। तब आदमी बिना रुके बोलता है, आदमी तब बिना रुके बोलता है जब वो कंफ्यूज होता है। नहीं, जब आदमी कंफ्यूज होता है तब इस तरह से बोलता है, जब आदमी घबराया हुआ होता है तब इस तरह से बोलता है। देखिए अभी भी बोल रहे हैं। अरे तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनने के लिए तैयार हो ना, आप सुनने के लिए तैयार हो। राम कदम जी जवाब दे रहे हैं वो। राम कदम जी एक मिनट राम कदम जी जवाब दे रहा हूं, एक मिनट सापरा साहब एक मिनट, जरा मैं उनको बता दूं। व्यक्ति आपने राम कदम जी जरा आप सुन लीजिए। सापरा साहब देखिए 24 घंटे की देरी क्यों हुई, ये सवाल है उनका। फूड पैकेट्स पहुंचने में देरी क्यों हुई, किस चीज का इंतजार था? चलिए वो प्राकृतिक आपदा आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों तक राहत और जो फूड पैकेट्स हैं वो तो पहुंचने चाहिए ना। देखिए उन्होंने फूड पैकेट नहीं पहुंचे, पानी नहीं पहुंचा, ये कम से कम 4-5 मरतबा बोल दिया। बहुत कंफ्यूज है, इन्हें इतना ही सिखा करके भेजा गया है। तोता क्या है, वही एक ही बात बार बार रिपीट करता है। सवाल ये नहीं है कि वहां पर कुछ सामग्री नहीं पहुंची है, सारी सामग्री पहुंची है और समय पर पहुंची है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये झूठ का पुलंदा है, ये झूठ बोलते हैं, बहुत डट के झूठ बोलते हैं। आपको पता ही है सारे देश में क्या चल रहा है। इनके लिए ये तो कह रहे थे कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। यानी ऑक्सीजन पे मत जाइए साहब साहब, सच क्या जरा आप बता दीजिए कि कोरोना के तहत हजारों लोगों की। अरे नहीं, कोरोना में मत जाइए की वजह से। अभी आप सब्जेक्ट पे रहिए, महाराष्ट्र की बाढ़ पर रहिए। दे रहा हूं पंकज जी, मैं महाराष्ट्र पे रहना चाहता हूं, लेकिन मैं उदाहरण तो दे सकता हूं कि नहीं कि ये ऑक्सीजन से जो लोग मरे हैं उनकी वो नहीं मानने के लिए तैयार। तो ये किस तरह से सच बोलेंगे महाराष्ट्र के बारे में, जहां पर इनकी सरकार नहीं है, जहां पर इनकी लालसा है कि कल सरकार बन जाए। ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो जवाबदार सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार ने खाने पीने की सामग्री, पानी है, जो भी चीजें हैं, सारी राहत सामग्री वहां पर समय पर पहुंची है। नेवी समय पर पहुंची है, आर्मी समय पर पहुंची है। आप नेवी और आर्मी की तौहीन मत कीजिए। आप महाराष्ट्र सरकार की तौहीन कर सकते हैं, लेकिन देश की आर्मी और देश की नेवी की तौहीन मत करिए। देश की एनडीआरएफ की तौहीन मत करिए, एसडीआरएफ की तौहीन मत करिए। आप हमारे वो वर्कर जो वहां पर आपदा में काम कर रहे हैं, अरे आप तो टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो वहां पर कीचड़ में खड़े हैं, जो खतरे में खड़े हैं, उनकी भी बात सोचिए, उनके बारे में भी थोड़ा दिमाग लगाइए। वो लोग किस परिस्थिति में जा करके वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको राम कदम जी देखिए, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे पास बहुत वक्त है, एक एक करके बोलिए, वरना दर्शकों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। राम कदम जी एक मिनट सर, चरणजीत जी बोलने के लिए सापरा साहब एक मिनट। देखिए आप दोनों लगातार बोलेंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आप दोनों की बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। एक मिनट सापरा साहब, एक मिनट जरा, एक मिनट वाले नहीं है, ठीक तरह से झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, मैं आप बोलने नहीं दे रही है। नहीं आपने बोली अपनी बात, आपने काफी देर तक अपनी बात बोली। आनंद जी जरा आप ये बताइए कि इतनी 136 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद को सिखा करके लाया तोता उतना ही बोल रहा है। ठीक है, एक मिनट महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा आप ये बताइए, इतने लोगों की मौत हो गई, 136 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब सीएम ये कह रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट ही इसका एकमात्र तरीका और इस पर सरकार विचार कर रही है। पहले से क्यों नहीं सोचा गया? ये महाराष्ट्र की नई कहानी नहीं है, ऐसा हर बार होता है। मुंबई का क्या होता है हर बार बरसात में, हमने देखा है। देखिए, बात से मुंबई की नहीं, हिंदुस्तान के और पूरे विश्व के बहुत ही बड़े बड़े शहरों में, विकसित शहरों में भी बाढ़ में इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। जहां तक वाटर मैनेजमेंट का उन्होंने कहा, वाटर मैनेजमेंट जैसे चिपलून शहर है, चिपलून शहर एक अहम शहर है, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, और हर साल बारिश में वहां पे चिपलून की जो नदी है उसका जो पात्र है पूरा सिटी के अंदर घुस जाता है, पूरे सिटी के अंदर पानी घुस जाता है। ये हमेशा से चिपलून सिटी में होता रहा है। जब जब बाढ़ आई, जब जब भी बारिश ज्यादा होती है तो चिपलून सिटी जो है पानी में डूब जाती है। ये अभी तक का इतिहास है। अब जितना पानी कोंकण में गिरता है वो पूरे महाराष्ट्र में उतना पानी नहीं गिरता है, और सारा का सारा कोंकण का पानी ये समुद्र में जाके मिलता है। तो पहले भी एक प्रयत्न किया गया क्या इस पानी को हम डैम में स्टोर करके जो ड्राई लैंड महाराष्ट्र, जहाँ ड्राई इलाके हैं वहां पे हम भेज सकेंगे, इस प्रकार की कोशिश की। आज भी आप देखिए कर्नाटक के साथ अलमट्टी डैम के दरवाजे खोलने के संदर्भ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की। तो जहां तक सरकारी कामकाज है वहां पे सरकार कोई भी आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे हमारी हो, एक पॉलिसी डिसीजन लेना और
और उस पॉलिसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं। और वाटर मैनेजमेंट एक दिन का काम नहीं है। एक देश के बड़े नेता ने रिवर मैनेजमेंट का संदर्भ में एक बात की, आज उस संदर्भ में भी क्या हुआ आप सबको मालूम है। तो एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, वो पॉलिसी डिसीजन जरूर हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने बोला है तो सारे विपक्ष को साथ। सापरा साहब, इससे पहले कि मैं राम कदम जी के पास जाऊं, जरा आप बताइए, जब इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में तो क्या स्थिति थी महाराष्ट्र की? देखिए, मैंने आपको यह बता दिया कि 40 साल में पहली बार इतनी बारिश पड़ी है। इनके समय में भी इस तरह की बारिश पड़ी है, लेकिन उस समय कोई कांग्रेस पार्टी ने आकर के इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने इनकी मदद करने का प्रयास किया कि आपदा में जब आप कहते हैं 136 लोगों की मृत्यु हुई है, न जाने कितने लोग वहां पर इंजर्ड होंगे, सरकार यह देख रही है कि जो मृतक है उनके परिवारों को सांत्वना मिले और जो बेचारे जख्मी हैं उनको किस तरह से हम ठीक करें, राहत सामग्री वहां पर पहुंचे और प्लानिंग की जाए कि अरे सापरा साहब, आप जिस सांत्वना की बात कर रहे हैं, राम कदम जी उसी का तो जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे फूड पैकेट्स नहीं पहुंचे और मुख्यमंत्री सिर्फ रायगढ़ गए, बाकी जिलों को छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की झूठी पार्टी है, ये भारत की राम कदम जी जवाब दीजिए। कभी जासूसी करती है, आप झूठ बोल रहे हैं, सच क्या है जरा आप बता दीजिए। और कुछ आता नहीं है। राम कदम जी, उम्मीद करूंगा कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ व्यक्ति विशेष बोल चुके हैं। हाँ, तो आपने यहाँ पर केवल बहुत बार मेरे बीच में बोला था, आप क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा ना? अभी क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, जब मैं पहले बोल रहा था कम से कम 3 से 4 मिनट आप लगातार वो ये कह रहे हैं कि अब मैं सच बताऊंगा। अब जरा सुन लेते हैं, अधिकार बनता है ना। सापरा साहब वो कह रहे हैं सच मैं बताऊंगा, जरा मेरा अधिकार मत छीनिए ना। पंकज जी, आपने इनको अधिकार दिया था मेरे बीच में बोलने का। अब ये बोलेंगे तो अगर वो गलत कर रहे तो अब आप बीच में बोलेंगे तो आप गलत करेंगे, इसका मतलब नहीं तो अधिकार की बात है ना। नहीं, आप देखिए, आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, बोलने दिया आपने उतना। नहीं, सापरा साहब देखिए, आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, तो अब जरा उनसे भी सुन लेते हैं उनका जवाब क्या। तो जब ठीक है, राम कदम जी बोलिए। पहले बता रहा था, उनकी कमियां बता रहा था, तब ये मेरे बीच में बोल रहे थे। अच्छा, आप जरा सुन लीजिए प्लीज, सापरा साहब जरा सुन लीजिए। बोलेंगे तो मैं इनको काउंटर तो करूंगा ही। हाँ ठीक है, जरा बोलने दीजिए। झूठ बोले, मैं इनका झूठ जो है वो आपके दर्शकों तक जाने दूं, ये हमारी सच्चाई दर्शकों तक जाने नहीं दें। ऐसा होना चाहिए क्या? चरणजीत मतलब हमारी सच्चाई दर्शकों तक न जाए, इनका झूठ दर्शकों तक चला जाए, ये क्या नियम होता है? डिबेट के समय महाराष्ट्र सरकार ने ये जो राहत देने का वादा किया था, ये बताया सहायता देने का वादा किया था, इन्होंने ये योजना क्यों नहीं बनाई ताकि इस तरह की बात न आए? तो इस आह्वान को स्वीकार करें। ये पहली तरह की योजना बना लेते ताकि अभी हमारी सरकार जब है तब इस तरह की आपदा नहीं। सापरा साहब देखिए, गलत बात है। आप देखिए, अब आप जरा सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, सुनना नहीं है, बहुत लॉजिक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपका सवाल सुन लिया। लॉजिक सवाल पूछ लूँ, लॉजिक नहीं, आपका सवाल सुन लिया। नहीं, बीच में नहीं, सापरा साहब ये बाल बुद्धि की तरह हो रहा है, प्लीज, ये बाल बुद्धि की तरह हो रहा है। दोनों सवालों का जवाब दे दें। मैं आऊंगा आपके पास। एक लॉजिक, अरे लॉजिक बाद में दे दीजिएगा सर, लॉजिक बाद में दे दीजिएगा सर। के आरंभ में भी आपने अभी इनको पूछिए, ये मेरे बीच में बोलेंगे क्या? पहले कमिटमेंट लीजिए। सच्चाई नहीं, मेरे बीच में बोलेंगे क्या जब मैं बोलूंगा? आप पहली बार पंकज जी पहले इनसे कमिटमेंट लीजिए कि ये इस तरह की डिबेट नहीं होती है। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अरे आप दोनों जानते हैं डिबेट कैसे होती है। सापरा साहब डिस्टर्ब मत कीजिए। अब जरा सुन लीजिए, और भी गेस्ट हैं मेरे पास, मेरे दोस्त, सिर्फ आप नहीं है। सापरा साहब देखिए, गलत बात है, वो अच्छा नहीं किया। अब अगर आप इसको बाद में बोलना चाहते हैं, डिबेट को अलग बात है। वादा करिए कि मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे। मैं बिल्कुल उनको मना करूंगा। आप ये वादा करिए, राम कदम ये वादा करें कि जब मैं बोलूंगा तब ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप इनके प्रवक्ता हैं पंकज जी कि महाराष्ट्र हम यही करते रहेंगे। सापरा साहब क्या यही करते रहेंगे? यही करते रहेंगे, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। किस प्रकार से इंडिया बोले ना, प्लीज खामोशी से जरा सुन लीजिए। मैं आऊंगा आपके पास में, ना बोले। और मेहमान भी है मेरे पास, ठीक है, जब आप और मेहमान भी है। और तुम्हारी लापरवाही के कारण लोगों को खाने का अनाज तक नहीं गया। आप मॉडरेट कर रहे हैं तो मॉडरेट, ये देखिए फिर वही बात करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर ये पानी की बोतल बोलेंगे, फिर ये खाने के फूड पैकेट बोलेंगे, फिर ये लापरवाही बोलेंगे। गंभीर बात का मजाक नहीं उड़ा सकते। समझ ही नहीं आ रहा है कि विषय क्या है। वहां पर पीने का पानी समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर क्या आपदा आई है। ये आपदा में राजनीति का अवसर देख रहे हैं। पैसा नहीं मिला, जो तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी ने कहा था मैं दूंगा, अवसर देखेगा, इंडिया टीवी का कैमरा और ले जाइए, हिम्मत नहीं होता।
और तुम्हारे में वो हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में इस बात का जवाब नहीं है कि तुम्हारे सरकार को एक हफ्ते पहले इसकी चेतावनी देने के बावजूद भी आपकी सरकार ने जो डेंजर जोन में लोग थे उनको वहां से कोई और जगह पे शिफ्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, आप दोनों ने बहुत बोल लिया। अब जरा मैं आनंद जी के पास जाना चाहूंगा, जरा मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगा। आनंद जी ये बताइए सच क्या है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राम कदम जी बोल रहे हैं कि फूड पैकेट्स नहीं पहुंचे, राहत सामग्री नहीं पहुंची, 24 घंटे बाद क्यों महाराष्ट्र सरकार ने रिएक्ट किया? इसका जवाब दीजिए। बस हो गया आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा साहब एक मिनट प्लीज। भारी बरसात के चलते हुए सड़क मार्ग और रेल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केवल एक ही रास्ता बचता है, वायु मार्ग। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूं। केंद्र जो सरकार है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ खड़ी है, हर यथासंभव मदद करने को तैयार है। आप देखिए उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, नौसेना की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, बरसात कितनी भारी मात्रा में हुई है और जो भूस्खलन हुआ है, आप बताइए कोई भी साइंस भूस्खलन के बारे में कोई भी अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और नैसर्गिक आपदा ही होती है। आप देखिए कर्नाटक, आप देखिए गोवा, आप देखिए बिहार, आप देखिए तेलंगाना में भारी बाढ़ और भारी बारिश हो रही है। कि यह सिर्फ केवल महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के इलाकों में हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्य है। महेश जी जरा आपके पास आना चाहूंगा, कुछ तकनीकी खराबी हुई है। एक मिनट, मैं आनंद जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। हाँ चलिए बोलिए अपनी बात कीजिए। मैं यही कह रहा हूं सर आपसे कि इस समय यह आरोप लगाने की बजाय यदि राम कदम भाई साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, पूरी टीम अगर मिलके उद्धव ठाकरे जी के पास ही आकर कहती कि मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं, बाद में सदन में लड़ लेंगे, बाद में हम सड़क पर आंदोलन कर लेंगे, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की जनता को हम सबकी आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने जब वोट देने का काम किया था। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगा राम कदम जी से। ठीक है महेश जी जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आप वास्तविक स्थिति बताइए, इस वक्त क्या हालात हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, जिनको की शिफ्ट किया गया है, उनके लिए किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं? और जैसे कि फूड पैकेट्स की लगातार वो बात कर रहे हैं, क्या ये इंश्योर कर लिया गया कि हर तक खाना जो है वो कम से कम पहुंचे? क्योंकि ये तो सरकार को करना ही होगा, आपकी जिम्मेदारी है, और 3 दल जो है वो मिलकर महागाड़ी सरकार चला रहे हैं, और अब आगे इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, एक विपक्ष के जिम्मेदार विधायक के रूप में राम कदम जी ने जो प्रश्न रखे बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उनके प्रश्नों का सम्मान करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 136 लोगों की इस आपदा में मौत हुई, उसका बेहद दुख हमको भी है, सरकार को भी, और पूरी महाराष्ट्र की जनता को भी है। लेकिन उसके साथ साथ 90,000 लोगों को वहां से स्थलांतरित करके सुरक्षित जगह पे लेके जाने का काम भी महाराष्ट्र की सरकार ने किया। वो उसमें चाहे वो तहसीलदार या हो या कलेक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, 90,000 लोगों को अपनी जगह से हिला के सुरक्षित जगह पे भेजने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया। इस चीज को आप अनदेखा नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ हम खड़े रहेंगे, महाराष्ट्र को जिस चीज की आवश्यकता है वो महाराष्ट्र को मुहैया करवाई जाएगी। आज रास्ते टूटे हुए हैं, बाढ़ आई हुई है, कितने सारे जो ब्रिजेस है, अगर आप कोंकण में कभी गए होंगे, आपका जो रिपोर्टर वो बताएगा कि कोंकण में जो कनेक्टिविटी है बड़े ब्रिजेस के माध्यम से, और पूरे ब्रिज के ऊपर पानी आया हुआ है, गाड़ियां बह गई हैं। 90,000 लोगों का जो जिक्र किया महेश जी आपने, उनके कंधे पर अब आप लोगों का हाथ है, ये इंश्योर करते हैं आप यहाँ इंडिया टीवी पर आज? देखिए, मैं इतना आपके टीवी चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी आज सरकार के ताकत में है, वश में है, वो पूर्ण रूप से जनता के साथ खड़ी रहेगी। वहां पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदारी है सरकार की, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल को जवाबदारी उसको पूरी करने में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार कहीं पे भी कम नहीं पड़ेगी। हम हर घंटे केंद्र के मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके साथ हर घंटे बात हो रही है। रक्षा दल के लोगों के साथ हर घंटे बात हो रही है। और फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे
हमारे दुबे जी ने कहा, उसी प्रकार से वायु मार्ग से फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे लैंड रोडवेज के माध्यम से या फिजिकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार से फूड पैकेट नहीं दे पा रहे। ठीक है सापरा साहब, 30 सेकंड्स में आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। अब चरणजीत जी अपनी बात कहिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से अभी तपासे जी ने कहा कि 90,000 लोगों को वहां पर मूव किया गया है। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, सभी जो पीड़ित लोग हैं उनके रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम करने का हम वादा करते हैं। ये हमारा दायित्व है। उनके फिर मकान जब बनाने होंगे, जिनके मकान आज ध्वस्त हो गए हैं, उसमें भी सरकार मदद करेगी, और रोटी कपड़ा में तो करेगी। सरकार ने ऑलरेडी पैकेज जो है इनिशियल जो आज करना है 5 लाख रुपया जो बेचारे गुजर गए हैं उनके लिए, उनके परिवारों को, या जो पीड़ित हैं उनको, जो इंजर्ड है उनको भी मिलेगा। और उसी तरह से पूरा असेसमेंट होगा कि इस आपदा में कितना नुकसान हुआ है, किसानों का कितना नुकसान हुआ है, दूसरे दुकानदारों का कितना नुकसान हुआ है। आनंद सर 30 सेकंड्स में आप अपनी बात कहिए, फिर मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा। सरकार करेगी। ठीक है सर, आनंद जी 30 सेकंड्स। हाँ, देखिए, मैं सप्रा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो नुकसान हो चुका है अब उस पर आकलन करके कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से कैसे उन तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जाए, अब इस पर फोकस करना चाहिए। कि वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं, मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकलते, इन बयानबाजियों में फंसने का यह वक्त नहीं है। पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो समन्वय है, जैसे बताया कि एक बड़े IAS अधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनके माध्यम से जहां राम कदम जी, देखिए तीनों नेताओं ने अब आखिर में बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और जो राज्य सरकार है महाआघाड़ी की महाराष्ट्र में, मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे तो राहत सामग्री पहुंचेगी, लोगों की देखरेख होगी, जो 90,000 लोग अपने घर जिनको छोड़ने पड़े हैं, और केंद्र सरकार की मदद मिले, और जो विपक्ष है महाराष्ट्र में यानी आप लोग जो हैं वो भी इनके साथ हाथ बढ़ाकर काम करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आपका आखिरी। देखिए पंकज जी, इस आपदा में सबसे पहले वहां पर हमारे विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और बाकी भाजपा के नेता पहुंचे थे, आपके चैनल ने भी दिखाया है। दोनों तूफान में पूरी तरह से संगठन करके, हमने सेवा करके लोगों के साथ में हर संभव हम खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। आज भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, RSS के सारे लोग वहां पर लश्कर के साथ काम करें, लोगों की सेवा करें। ठीक है, उम्मीद है हम सरकार के साथ पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में, तो सरकार की ओर से जो लापरवाही लगातार है, हम चाहते हैं ये लापरवाही उनकी समाप्त हो, वे इस मामले को गंभीरता से ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। चरणजीत सिंह सापरा साहब आपका भी शुक्रिया, महेश तपासे साहब आपका, और साथ ही साथ आनंद दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से तबाही पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक चेतावनी की जबरदस्त चर्चा है। योगी आदित्यनाथ ने नौकरियों में भ्रष्टाचार पर हमला किया, लेकिन इसका सीधा असर बीजेपी विरोधी पार्टियों पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।